जरा सोचिए, कोई ऐसा दोस्त जो आपका सबसे करीबी हो, अचानक आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह हकीकत में हुआ था अमेरिका और ईरान के साथ। आज हम उसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जिसने इन दो सहयोगियों को ऐसे कट्टर दुश्मनों में बदल दिया कि उसका असर आज भी पूरी दुनिया पर महसूस होता है। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक मजबूत दोस्ती 1 साल से भी कम समय में इतनी गहरी नफरत में बदल गई? चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते दोस्ती की मिसाल हुआ करते थे। एक ऐसी दोस्ती जो तेल और आपसी हितों की बुनियाद पर खड़ी थी। देखिए, 1979 से पहले अमेरिका और ईरान समझिए कि जिगरी दोस्त थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबे के लिए ये साझेदारी बहुत अहम थी। लेकिन फिर आया 1979 और क्रांति की एक लहर ने सब कुछ बदल दिया। जो दोस्त थे वो जानी दुश्मन बन गए, और ये बदलाव किसी सियासी भूकंप से कम नहीं था। इस दुश्मनी की जड़ें असल में 1953 में ही पड़ गई थीं। हुआ ये था कि CIA ने ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाकर शाह रज़ा पहलवी को गद्दी पर बिठा दिया। अब शाह अमेरिका के तो पक्के दोस्त बन गए, लेकिन ईरान के बहुत से लोगों की नज़र में वो बस एक बाहरी ताकत की कठपुतली बनकर रह गए। शाह ने ईरान को मॉडर्न बनाने की एक मुहिम छेड़ी, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। पर यह मॉडर्नाइजेशन बहुत से ईरानियों को अपनी संस्कृति पर एक हमले जैसा लगा, और पर्दे के पीछे शाह की खुफिया पुलिस सावाक किसी भी विरोधी आवाज को बेरहमी से कुचल देती थी। एक तरफ शाह और उनके करीबी शाही अंदाज में जी रहे थे, और दूसरी तरफ आम लोगों के दिलों में गुस्सा सुलग रहा था। इसी गुस्से की वजह से शाह के सबसे बड़े आलोचक आयतुल्ला खुमैनी को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और ये जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो जल्द ही एक ऐसी ज्वाला में बदलने वाला था जिसे बुझाना नामुमकिन था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ईरान की सड़कों पर क्रांति की आग भड़क उठी। 8 सितंबर 1978। ईरान के इतिहास में ये तारीख ब्लैक फ्राइडे के नाम से दर्ज है। इसी दिन तेहरान में शाह की सेना ने शांति से प्रदर्शन कर रहे हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दीं। बस यही वो पल था जिसके बाद बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। अब क्रांति होकर ही रहनी थी। इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि शाह का पूरा शासन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जनवरी 1979 में शाह हमेशा के लिए ईरान छोड़कर भाग गए, और ठीक 1 महीने बाद आयतुल्ला खुमैनी 15 साल बाद वतन वापस लौटे, एक हीरो की तरह। और उनका स्वागत, क्या जबरदस्त स्वागत हुआ था। अंदाजा है कि तेहरान की सड़कों पर 50 लाख लोग, जी हां 50 लाख लोग उन्हें देखने के लिए जमा हुए थे। ये ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ में से एक थी। ये साफ हो चुका था कि देश अब एक नई राह पर चल पड़ा है, और उस बदलाव का चेहरा थे खुमैनी। क्रांति तो जीत गई, लेकिन अमेरिका और ईरान के रिश्तों का सबसे स्याह पन्ना लिखा जाना अभी बाकी था। अब बात करते हैं उस संकट की जो पूरे 444 दिन चला और जिसने दोस्ती की हर उम्मीद को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इस पूरे संकट की शुरुआत एक मानवीय फैसले से हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कैंसर से जूझ रहे शाह को इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाज़त दे दी, लेकिन ईरान में इसे एक धोखे की तरह देखा गया। लोगों को लगा कहीं ये 1953 का इतिहास दोहराने की साजिश तो नहीं, और उनका सारा गुस्सा फूट पड़ा। और इस गुस्से का निशाना बना तेहरान में मौजूद अमरीकी दूतावास। अब देखिए, कोई भी दूतावास सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से वो उसी देश की जमीन मानी जाती है। मतलब दूतावास पर हमला सीधा सीधा अमेरिका पर हमला माना जाता है। 4 नवंबर 1979 को कुछ कट्टरपंथी छात्रों की भीड़ ने दूतावास पर धावा बोल दिया। उन्होंने 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये बंधक संकट कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म नहीं हुआ, ये चला पूरे 444 दिन। सोचिए, लगभग 1.5 साल तक ये अमेरिकी नागरिक कैद में रहे और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क उन्हें छुड़ाने में बेबस नजर आ रहा था। और इसी बेबसी में अमेरिका ने एक बहुत ही जोखिम भरा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का फैसला किया, जो बाद में एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुआ। जब कूटनीति से बात नहीं बनी तो अमेरिका ने एक बेहद डेयरिंग रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। प्लान तो किसी एक्शन फिल्म जैसा था। रात के अंधेरे में कमांडोज रेगिस्तान में उतरेंगे, हेलीकॉप्टरों से तेहरान पहुंचेंगे और बंधकों को छुड़ाकर ले आएंगे। पर हकीकत एक ट्रेजेडी बनने वाली।
मिशन शुरू होते ही गड़बड़ होने लगी। ईरान के रेगिस्तान में अचानक आए रेतीले तूफान ने हेलीकॉप्टरों को परेशान कर दिया। 8 में से 3 हेलीकॉप्टर खराब हो गए। मिशन को शुरू होने से पहले ही रद्द करना पड़ा। लेकिन सबसे बुरा होना अभी बाकी था। वापस लौटते वक्त की अफरा तफरी में एक हेलीकॉप्टर एक प्लेन से टकरा गया और जोरदार धमाका हुआ। 8 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। ये मिशन सिर्फ नाकाम नहीं हुआ था, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब बन गया। कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ऑपरेशन ईगल क्लॉ के साथ बिल्कुल यही हुआ। एक के बाद एक गड़बड़ होती चली गई और इस नाकामी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि अमेरिका हमेशा अजेय नहीं है। इस सारी उथल-पुथल के बीच ईरान अपने आप को एक नए सिरे से बना रहा था। चलिए देखते हैं कि खुमैनी ने एक ऐसे नए ईरान की नींव कैसे रखी जिसका ढांचा आज तक कायम है। खुमैनी ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जिसे कहते हैं विलायत-ए-फ़क़ीह। अगर सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि देश का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला एक सर्वोच्च धार्मिक नेता का होगा जो इस्लामी कानून के हिसाब से देश चलाएगा। यूं समझिए कि ये एक मिला-जुला सिस्टम है। लोग वोट देकर अपना राष्ट्रपति और संसद तो चुनते हैं, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर और कुछ गिने-चुने धार्मिक नेताओं की एक काउंसिल के हाथ में होती है। ये लोकतंत्र और धर्मतंत्र का एक अनोखा मेल है। खुमैनी को पुरानी सेना पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग वफादार फौज बनाई, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। इसका सिर्फ एक ही काम था, इस नई क्रांति की हिफाजत करना, और आज ये ईरान की सबसे ताकतवर फौजी और आर्थिक शक्ति बन चुकी है। तो इस तरह 1979 में जो कुछ हुआ उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। दशकों से चली आ रही पाबंदियां, प्रॉक्सी वॉर्स और गहरी दुश्मनी, ये सब उसी विरासत का हिस्सा हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये दो पुराने दोस्त कभी इस कड़वाहट से आगे बढ़ पाएंगे, या फिर 1979 की वो आग उन्हें हमेशा के लिए दुश्मन बनाए रखेगी? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही दे पाएगा।